वो जो दूसरे नंबर पे ये इसी के ऊपर चढ़ गया है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है पीपीटी बनाने में। केंद्रीय शासन व्यवस्था, क्या नाम है? केंद्रीय शासन व्यवस्था। अब मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय शासन व्यवस्था क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो जैसे न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा था, उसी प्रकार केंद्रीय शासन का भी प्रमुख अधिकारी राजा होता था। कहानी की तरह समझो कि अशोक जब मौर्य शासन चलता था तो वहां पर न्याय देने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? राजा था, सातवें अभिलेख में था, ठीक है। और अशोक कभी दंडित नहीं करता था अपराधियों को, उनकी जगह वो क्षमा कर देता था। और जैसे आज के टाइम पर केंद्रीय शासन प्रधानमंत्री चलाते हैं, उसी प्रकार मौर्य साम्राज्य में राजा ही चलाता था। और जैसे आज के टाइम पर प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार राजा को सहायता देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद होती थी। और मंत्रिपरिषद में 12 से 20 सदस्य होते थे मौर्य साम्राज्य में, याद कर लेना। जैसे आज के टाइम पर तो बहुत सारे मंत्री हो जाते हैं, उनकी एक संख्या निश्चित होती है, क्लियर? याद कर लेना बहुत जबरदस्त तरीके से। हाँ, मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी। और आज के टाइम पर मंत्रियों की नियुक्ति कैसी होती है? आज के टाइम पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है चुनाव के आधार पर। जो मंत्री चुनाव जीत गया, काम हो गया उसका, क्लियर है? तो कहने का मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था क्या थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था क्या थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आगे जब बात करते हैं तो देखो इसमें मौर्य प्रशासन में और क्या बात समझते हैं। तो मौर्य प्रशासन में अब हम जो बात समझेंगे जबरदस्त तरीके से, वो क्या समझेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे बात समझना जबरदस्त तरीके से, ठीक। अमात्य एवं अधिकारी, अमात्य एवं अधिकारी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अमात्य एवं अधिकारी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। अमात्य राज्य के उच्च अधिकारी होते थे, याद कर लेना। और अमात्य की जो संख्या होती थी मौर्य प्रशासन में वो 18 होती थी। अमात्य 4 वर्ग में विभाजित होते थे। कितने वर्ग में? 4 वर्ग में विभाजित होते थे। अधिकारी राज्य के प्रशासन, न्याय, राजस्व, सेना आदि का कार्य देखते थे। बस इतना याद कर लेना। मौर्य काल में अमात्य की संख्या कितनी होती थी? तो उनकी संख्या 18 होती थी, क्लियर है? हाँ चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। फिर प्रांतीय प्रशासन देख लो। मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत थे उनकी संख्या मेरे प्यारे बच्चे 5 थी। पेपर में बहुत प्यारा सवाल आता है। और प्रत्येक प्रांत का शासन कुमार के द्वारा किया जाता था या आर्यपुत्र के द्वारा किया जाता था। प्रांतों का विभाजन विषयों में किया जाता था, क्लियर है? जबरदस्त तरीके से। बस 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये दोनों छोड़ दो। फिर उसके बाद जिला एवं ग्राम प्रशासक, ठीक। तो यहाँ पे ये ग्राम प्रशासन के बारे में बता दें हम आपको। ग्राम प्रशासन, ठीक। ग्राम प्रशासन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो ग्राम होती थी। ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामिक। जैसे आज के टाइम पर ग्राम के प्रधान को हम लोग सरपंच कहते हैं, प्रधान कहते हैं, शहरों में हम लोग सभासद कहते हैं। तो सारी चीजें आप सब बहुत अच्छे जानते होंगे, ठीक। ग्राम सभा ग्रामीण मामलों का संचालन करती थी। ग्राम स्तर पर कर वसूली और सुरक्षा व्यवस्था होती थी। बस इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सवाल ग्रामिक का यहाँ पर पूछा जाता है, क्लियर है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पर आगे देख लो कि यहाँ पर नगर प्रशासन कैसा था मौर्य काल में। तो नगर प्रशासन 30 सदस्यों की समिति द्वारा संचालित होता था। एक पेपर में सवाल यही पूछा जाता है, यही हमने आपको बताया है कि मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन कितने सदस्यों द्वारा? 30 सदस्यों की समिति द्वारा। कर व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुख्य मेन टैक्स होता था वो होता था भूमि कर, लैंड रेवेन्यू। उपज का 1/6 देना पड़ता था। अगर आपने ये मान लो 60 किलो गेहूं पैदा किया तो 60 किलो का 10 किलो आपको टैक्स के रूप में मौर्य साम्राज्य में देना पड़ेगा, क्लियर है? याद कर लेना बहुत अच्छे से। उसके बाद व्यापार कर, चुंगी कर, सिंचाई कर भी लिया जाता था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कर संग्रह का कार्य ये याद कर लेना राज्य अधिकारी द्वारा करते थे, क्लियर होगी बात? ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आगे की तरफ जब देखते हैं तो जब आगे की तरफ मेरे प्यारे बच्चे जब देखते हैं पेज नंबर 17 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे की तरफ क्या है? सेना व्यवस्था। मौर्य सेना बहुत शक्तिशाली थी। मैगस्थनीज के अनुसार, जो मैगस्थनीज इंडिका पुस्तक लिखे थे वो चंद्र मौर्य के टाइम पर आए थे, उन्होंने बताया था कि करीब 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, 8,000 रथ थे। और ये बात कोई और नहीं बताया, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है। ये चीज याद कर लेना। सेना का संचालन युद्ध मंत्रालय द्वारा किया जाता था। जैसे आज के टाइम पर रक्षा मंत्रालय वो काम करता है। गुप्तचर व्यवस्था, जैसे आज के टाइम पर आईबी होता है, रा होता है, सीबीआई होता है, इसी प्रकार जबरदस्त तरीके से गुप्तचर विभाग भी बहुत मजबूत है इनका। स्त्री और पुरुष दोनों स्पाई सिस्टम का काम करते थे, खुफिया वाला, ठीक। राज्य की गोपनीय सूचनाएं राजा तक पहुंचाई जाती थी। बस इतना याद कर लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मौर्य समाज में समाज कितने भागों में बांटा था, ये पेपर में सवाल आता है। समाज जो था 7 वर्ग में विभाजित होता था। और 7 वर्ग ये डायरेक्ट आपके लगे हुए हैं। कौन कौन? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, दास। और 7 वर्गों में बांटने का कार्य पता किसने किया था? ये बांटने का कार्य किया था मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज ने बताया था कि भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 7 भागों में, क्लियर है? याद कर लेना। समझ में आ गई? बहुत प्यारा। तो सारी चीजें हमने आपको बता दी है बेहतरीन तरीके से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक पॉइंट मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि मौर्य शासन जो टोटल रहा वो 137 साल तक रहा। कितने साल तक? 37 साल तक। मौर्य शासन कितने साल तक रहा? 137 ईयर, 137 साल रहा। दूसरी बात, मौर्य शासन का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त, याद कर लेना, क्लियर है? अंतिम राजा जो था बच्चे वो था बृहदत्त, याद कर लेना। कौन? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा। तो भैया मौर्य साम्राज्य समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दो और कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको सबको सच में मजा आ रहा है। हाँ देखो भाई, मेरा काम है, हमने आपसे वादा किया है तो पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, तो अच्छा हम आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारी कमी भी निकालेंगे, तो भाई निकालने दो भाई, कमी तो निकलेगी, ठीक है। कमी तो निकलनी तय है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो कमी निकलनी तय है। चलो बेटा, लूसेंट का बुक है और आप सब अगर लूसेंट का बुक नहीं लियो तो ले लो, तो ज्यादा बढ़िया और मजा आएगा। ना लेना ना ले लो, तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो कि सभी बच्चे वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर ठोक दें। ये क्लास है भाई सारे एग्जाम के लिए। चलिए पढ़ के तो देखो एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ ब्राह्मण साम्राज्य। तो ब्राह्मण साम्राज्य की जब बात आती है तो बहुत अच्छे से पेपर में सवाल बनता है। कुछ मौर्य काल के बाद जो स्टार्ट हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, उसका नाम था, बहुत अच्छे से याद कर लेना, उसका नाम था मौर्योत्तर काल। क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में ही आता है क्या? मौर्योत्तर का मतलब समझते हो आप? मौर्योत्तर का मतलब होता है कि मौर्य काल के बाद का समय मौर्योत्तर काल कहलाता है, क्लियर है? दूसरी बात, मौर्योत्तर काल में जितने भी वंश का शासन करेंगे वो ब्राह्मण साम्राज्य माने गए। सारे के सारे ये कैसे होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वंश कैसे थे बेटा? ब्राह्मण थे। बहुत अच्छे से याद कर लेना। चलिए अब ब्राह्मण साम्राज्य में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहला जो वंश आएगा, सबसे पहला वंश आएगा आपका सुंग वंश। कौन सा आएगा? सुंग वंश। मौर्योत्तर काल में सबसे पहले आप सुंग वंश के बारे में देखो। सुंग वंश के सारे शासक थे, कौन कौन से थे? तो याद कर लेना, पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने ही मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके एक नया वंश बनाया था, जिसका नाम था बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? सुंग वंश, क्लियर है? तो आप कह सकते हो कि सुंग वंश का जो संस्थापक बना, फाउंडर बना, वो कौन बना? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र बैठा, अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ बैठा, फिर वसुमित्र बैठा, फिर भागवत बैठे, फिर देवभूति बैठे। और देवभूति इस वंश के अंतिम राजा होंगे, याद कर लेना। ये भी बहुत अच्छे से सवाल आपको एक एक चीज मिलेगी, ठीक है। और देवभूत की हत्या कर दी जाती है, और हत्या जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वासुदेव द्वारा। और वासुदेव कोई और नहीं थे, वासुदेव इनके मंत्री थे, और वासुदेव एक नया वंश बना लेंगे इसके बाद, क्लियर है? अब देखो सुंग वंश में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सुंग वंश का जो परिचय आपको दिखा, तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सुंग वंश का संस्थापक पेपर में सवाल आता है, तो आप बता ले जाओगे पुष्यमित्र सुंग है। इनका जो शासनकाल चला 185 ईसा पूर्व से 149